ना चौड़ी सड़कें थी, ना बड़ा एयरपोर्ट था, ना अच्छे गेस्ट हाउस थे, ना लॉ एंड ऑर्डर था। आपने दिखा दिया कि सेवा भाव कैसा होता है। सफाई करते हैं मोदी जी, जहां ठहरते हैं वहां गंदगी दिखता है तो सफाई करते हैं। जलावन का प्रयोग करके चूल्हे पे खाना बनाती थी, उससे मुक्ति दिला दिए मोदी जी। अब मंदिर के जैसा स्वच्छ रहता है रेलवे स्टेशन। आर्थिक समृद्धि नहीं है तो फिर इतना एयर टिकट बिक कहां रहा है। वर्ल्ड का सबसे चमकता सितारा है मोदी जी। भ्रष्टाचार वाली जो आप बात सुनते हैं उस पे मोदी जी बहुत होमवर्क किए हैं और बहुत कुछ सुधार भी आया है। हारने वाले को मोदी नहीं कहा जाता है, जीतने वाले को मोदी कहा जाता है। और मेरा बेटा कुछ दिन पहले रांची गया, बोला पापा 4 घंटा में ही रांची पहुंच गए। उसके पिताजी को 11 घंटा लगता था। जी हाँ, सबसे बड़ा बात है कि लोगों के दिल में वो कैसे बसा जाए वो जानते हैं। तो आप लोगों का ये जो सेकेंड फ्लोर है ना सॉफ्टवेयर, ये खाली है। मुगल वाला चीज भरा हुआ है और गुलाम पार्टी वाला चीज भरा हुआ है। सिर्फ ये बोल दोगे कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार के लायक तो अपने आप को बनाओ, स्किल तो डेवलप करो। मोदी जी की उपलब्धि अगर आपको अब भी नजर इस 9 साल में नहीं आया है तो आपको यही कहेंगे कोनो नदी में जाकर डूब जा। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। 9 साल समर्थकों के लिए बेमिसाल तो आलोचकों के लिए बदहाल। आज पीएम मोदी का बर्थडे है, जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सबों को एक जनता के व्यू से, एक जनता क्या सोचती है पीएम मोदी के 9 साल के रिपोर्ट कार्ड के बारे में, वो आपके सामने लाएं कि एक जनता पीएम मोदी के 9 साल के पूरे कार्यकाल को किस तरह से देखती है। पीएम मोदी का पूरे 9 साल का रिपोर्ट क्या कहता है। एक जनता के हैसियत से, एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ हैं ओम प्रकाश भारद्वाज सर। सर, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। हैप्पी बर्थडे सर। गौ माता जी की आपने जो सेवा की है उस सेवा का ही फल है कि हमारे देश में पहले अभिनेताओं को देखने के लिए लोग पैसा देकर टिकट कटा के हॉल में सीट बुक कराते थे। पूरे विश्व के एकमात्र नेता हैं आप मोदी जी, जिनको आज से 5 साल या 7 साल पहले देखने के लिए लोग 50 रुपए का टिकट कटाए थे और हॉल फुल हो गया था। ये लोकप्रियता आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले की थी। और जब आपने भारत के प्रधान सेवक का पदभार ग्रहण किया, जिनको संवैधानिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी बोला जाता है, आपने दिखा दिया कि सेवा भाव कैसा होता है। आज आपका बर्थडे है तो जो भी समर्थक हैं या आलोचक हैं या विरोधी हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि नजरिया बदलिए। बबूल का एक पेड़ होता है, उसमें जो पॉजिटिव सोच रखते हैं वो बोलते हैं कि बबूल का दतमन दांत के पायरिया बीमारी को भगा देता है। जिनका सोच होता है सकारात्मक, वो अमृत रूपी बेल के पेड़ की शिकायत नहीं करते हैं कि उसमें कांटा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं। और जो फुटपाथी नेता है ना, जिनको ABCD का कोई ज्ञान नहीं है, उनके तथाकथित घोटालेबाज नेता जो बोलते हैं उसी का वो नकल कर लेते हैं। 1992 में ग्लोबलाइजेशन हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, चाइना, जापान या जर्मनी की कंपनी हमारे देश में आके कोई भी सामान बेच सकते हैं और हमारे देश की कंपनी पूरे दुनिया के किसी भी देश में जाके सामान बेच सकती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल से पहले हमारे देश का आधारभूत संरचना था ही नहीं। जर्जर किसको कहा जाता है, था ही नहीं। ना चौड़ी सड़कें थी, ना बड़ा एयरपोर्ट था, ना अच्छे गेस्ट हाउस थे, ना लॉ एंड ऑर्डर था। जम्मू कश्मीर और अमरनाथ जाने का चर्चा जब घर में होता था तो घर के लोग सहम जाते थे कि मत जाओ, बम ब्लास्ट होगा। जब घर से कोई दिल्ली और मुंबई की यात्रा के लिए निकलते थे तो मां दही का टीका लगाते वक्त कहती थी, बेटा सतर्कता से जाना,
बस में बम हो सकता है, ट्रेन को भी बम ब्लास्ट से उड़ा देता है आतंकी। ये डर को खत्म किया है तो वो है आदरणीय मोदी जी। मुझे याद है, मैं अपने गांव जब शाम के समय में जाता था तो अपने मोटरसाइकिल और कार का हेडलाइट बंद कर लेता था और अपनी सांसें रोक लेता था। कारण जानते हैं आप? शौचालय का अभाव था। रोड के बगल में गांव की मजबूर बहू और बेटी शौच करते रहती थी। उनको शर्म ना आए, बेचारी मजबूरी में शौच कर रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक शौचालय तक का निर्माण नहीं किया गया था, जबकि आजादी का 60, 65, 70 साल हो चुका था। दुर्गंध फैला रहता था सड़क के किनारे में मानव मल से, तो सांस रोक के जाना पड़ता था। क्या अब ये सीन नजर आता है भारत के किसी गांव में? लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि उनकी मां उन पे दबाव डालती थी कि आज जलावन चुन के नहीं लाएगी गाछी से तो सांझ में खैबो कौन चीज, केना भंसा घर में चूल्हा जलता है, जरना नहीं छे। मोदी जी आए और धुआं से जो आंख में परेशानी होती थी, मातृशक्ति को जलावन का प्रयोग करके चूल्हे पे खाना बनाती थी, उससे मुक्ति दिला दिए मोदी जी। हमारे देश में ही एक ऐसा जगह था जहां हम तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, कश्मीर, और आज वहां तिरंगा भी फहरता है और जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, भारत माता की जयकारा भी करते हैं। ये देन है हमारे देश के सपूत प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी का। एम्स, इससे पहले आजादी के बाद एम्स हॉस्पिटल कितना बना था पूरे देश में और मोदी जी के कार्यकाल में कितना बना है, ये सब आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध है, इस पे क्या चर्चा करेंगे। पहले रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो संभल के रहना पड़ता था, किधर केला का छिलका मिलेगा, किधर पॉटी किया हुआ मिलेगा। अब मंदिर के जैसा स्वच्छ रहता है रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ बढ़ गई है, एयरपोर्ट पे इतने हवाई जहाज का आगमन और प्रस्थान हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक बार में 300-300 एयरक्राफ्ट नया खरीदने का ऑर्डर दे रही है। आर्थिक समृद्धि नहीं है तो फिर इतना एयर टिकट बिक कहां रहा है, कैसे रहा है? आलोचक का काम है आलोचना करना, और जो समर्थक हैं और जो आम नागरिक हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, वो हर हर मोदी, घर घर मोदी पहले भी बोलते थे और दोबारा 2019 में भी बोले। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो आज पूरे विश्व के हमारे जितने भी सम्मानित नेता हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों या चीन या जापान, जर्मनी, इजराइल या रूस, सब मोदी जी को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड का सबसे चमकता सितारा है मोदी जी। क्या इससे पहले हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री जी को यह गौरव प्राप्त हुआ था कि उनका पैर छू के किसी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रणाम करके आशीर्वाद ले? सर, आपने मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में हर एक चीज़ों की बात की और मैं मानता भी हूं कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, आर्थिक स्थिति से वैश्विक स्तर पर हमारे देश का विकास हुआ है। पर मोदी जी के कार्यकाल से पहले, आज़ादी के समय से मैं अभी तक की अगर बात करूं तो एक किसान की मैं बात करता हूं। किसान की भी आपने बात की, मैं बिचौलिए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जो कि दोपहर के 12 बजे भी खेत में रह के काम करते हैं। उनकी स्थिति की मैं अगर बात करता हूं तो उनकी स्थिति वही थी जो पहले की थी और अभी के शासनकाल में, अभी मोदी जी के शासनकाल में भी वही स्थिति है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की स्थिति वही है जो पहले थी। आखिर हमारे कृषि प्रधान देश में किसान की स्थिति कब अच्छी होगी? मोदी जी हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, उनकी एक टीम है कैबिनेट मंत्रियों की। अधिकतर मंत्रियों का कार्य प्रणाली आम जनता को खुश कर रही है। कुछ एक विभाग से लोग नाराज हैं, इस बात का संज्ञान शायद हमारे प्रधान सेवक मोदी जी को भी है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है कि उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, जबकि इस मुद्दे पे फंड है, बजट है, बहुत सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जिनका कर्तव्य है
कि वो हमारे अन्नदाता किसानों के घर पर जाएं, चौपाल लगाएं, पंचायत भवन में जाकर और उनको प्रशिक्षित करें, उनको जानकारी दें कि आप कौन सा बीज खरीदें, कैसे उसमें फर्टिलाइजर उपयोग करें, उसका मार्केटिंग कैसे करें। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य ये है कि ये जो नेटवर्क बना हुआ है ना, सरकारी विभाग के जो भी वेतनभोगी लोग हैं, उनका कार्य प्रणाली में अभी तक सुधार नहीं आया है। और उस कार्य प्रणाली को लगातार सुधारने का जीरो टॉलरेंस वाला जो आप एक बात सुनते हैं, भ्रष्टाचार वाली जो आप बात सुनते हैं, उस पे मोदी जी बहुत होमवर्क किए हैं और बहुत कुछ सुधार भी आया है। बिचौलिए पहले पैसा खा जाते थे तो अब किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट मोदी जी पैसा दे रहे हैं। अब समस्या है कि उनका जो उत्पादन है वो कैसे सही रेट में बिके, इसके लिए भी सरकारी अमलाओं की नियुक्ति की गई है। लेकिन जापान और जर्मनी, इजराइल जैसा देशभक्त लोगों की संख्या कम है हमारे देश में। मोदी जी इससे पीछे भागे नहीं है। ऐसा नहीं है कि करप्ट की संख्या ज्यादा है तो ये सोच के मोदी जी सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, कदापि नहीं। हारने वाले को मोदी नहीं कहा जाता, जीतने वाले को मोदी कहा जाता है। और हद तक इस पर आने वाले कुछ महीनों में आप इसका सुखद परिणाम देखेंगे कि माननीय मोदी जी हमारे किसानों तक जो भी विज्ञान से संबंधित जानकारी है उसको भी पहुंचाने का सुगम रास्ता उपलब्ध करवाएंगे। कभी कोई सोच सकता था कि लेह लद्दाख से अपनी गाड़ी इनोवा लेके और चला जाए शिलोंग? मेरा बेटा कुछ दिन पहले रांची गया, बोला पापा 4 घंटा में ही रांची पहुंच गए। उसके पिताजी को 11 घंटा लगता था। जी हां, 2014 से पहले जब भी मैं रांची जाता था गाड़ी से तो 11 घंटा लगता था। वो 11 घंटा 4 घंटा में मोदी जी ने बदला है। लेह लद्दाख में पहले सिंगल सड़क था, अब 4 लेन और 6 लेन बना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। और एक बात बोले, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कर देने से नहीं होता, उसको लागू करने के लिए वो सभी आधारभूत व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है जिस पर चल के, अब जैसे आपके यहाँ रोडवेज है, सड़क पे गाड़ियां चलती है, एयरवेज है, आकाश में एयरक्राफ्ट चलते हैं, रेलवेज है। किसी का ध्यान गया था वाटरवेज पे कि नदियों में भी हम शिपिंग करें, नदियों में जो गाद है, जो गंदगी है उसको निकालें और उस पे जहाज चलाएं और 100-100 ट्रक माल उस जहाज पे लोड कर दें ताकि हमारा डीजल का खपत कम हो, वायुमंडल में प्रदूषण कम हो। क्योंकि इससे पहले के सरकार के पास कुर्सी बचाने का सिर्फ विजन होता था, विकास विजन नहीं होता था। मोदी जी में हमेशा विकास और सबसे बड़ा बात है कि लोगों के दिल में वो कैसे बसा जाए वो जानते हैं। वो हर काम अपने हाथ से करके दिखाते हैं, जिसको करने से लोग पहले घृणा करते थे कि ये काम स्वीपर का है। सफाई करते हैं मोदी जी, जहां ठहरते हैं वहां गंदगी दिखता है तो सफाई करते हैं। जो सफाई कर्मी हैं उनको विष्णु भगवान जैसा सम्मान देके उनका चरण धोते हैं। स्वीपर को बजावते सामूहिक रूप से सम्मानित करते हैं। ये सब आपके समझ में नहीं आएगा आलोचक महोदय। मोदी जी ने कहा था पकोड़ा बेचो, आपने मजाक बनाया। मोदी जी ने कहा था कि मंदिर भी जरूरी है तो शौचालय को भी मंदिर जैसा बनाओ, आप मजाक बनाए थे। तो आप लोगों का ये जो 2nd फ्लोर है ना सॉफ्टवेयर, ये खाली है। मुगल वाला चीज भरा हुआ है और गुलाम पार्टी वाला चीज भरा हुआ है। पकौड़ा बेचने से मतलब आप समझे, जैसे व्यापार में आप आते हैं तो आप प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तो शुरुआत ऐसे व्यापार से कीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी सबसे ज्यादा बिकती है, यानी पकौड़ा बेचिए, तुरंत आप बनाए, तुरंत बिक गया, 10 रुपया आ गया, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा व्यापार के प्रति। अब पकौड़ा के जगह आप छोले भटूरे के जगह ढाबा, रेस्टोरेंट, इस प्रकार से आप फूड फैक्ट्री तक खोल सकते हैं, इनिशियल स्टेज।
और अडानी अंबानी का सपोर्टर आप बोलते हैं मोदी जी को, क्यों नहीं सपोर्ट करेगा जी? 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी गुजरात के बेटा टाटा जी के फैक्ट्री में काम करता है और उसके समाज में उसको सम्मान मिलता है। जान लो, फलनमा जे छे ना, ओकर टाटा कंपनी में नौकरी हो गए, रिलायंस में उनकर बेटी के नौकरी होले। अडानी जे बनाए रहलखिन हन ना दाहेज गुजरात में बंदरगाह, वहां रामदेरी ब्लॉक 80 करोड़ के काम मिल रहे हैं। उनके अंदर एबिलिटी है, वो दुनिया घूमे हैं। गुजरातियों में व्यापार करने का डीएनए है, मारवाड़ियों में, सरदार में। तो जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा होता है ना, बाजी उसी पे लगाई जाती है। मूर्ख चोर पे, धूर्त पे बाजी नहीं लगाया जाता है। जो चोर है वो हमेशा उसी चश्मे से लोगों को चोर कहेगा, जो भ्रष्ट है वो उसी चश्मे से लोगों को भ्रष्ट कहेगा। मोदी जी की उपलब्धि अगर आपको अब भी नजर इस 9 साल में नहीं आया है तो आपको यही कहेंगे, कोनो नदी में जाकर डूब जा। आपने सर बात की गुजरात की, और भी अदर स्टेट की आपने बात की कि वो लोग हकदार हैं उस चीज़ का। आखिरकार अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार आखिरकार इतना पीछे क्यों जा रहा है? बिहार में बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। मेन समस्या में से एक समस्या बेरोजगारी भी हो गई है, महंगाई भी हो गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई जो है वो चरम सीमा पर आ जाती है। ऐसे आलोचक हैं जो आरोप लगाते हैं कि महंगाई जो बीजेपी के शासनकाल में बहुत चरम सीमा पर आ गई, बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गई। और भी कुछ हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आलोचकों का आरोप लगाता है कि पीएम मोदी हमेशा विदेश दौरे पर रहते हैं, ग्राउंड लेवल पर जनता से, जो मजदूर है, जो गरीब परिवार है, उनसे कोई मतलब नहीं। और हमको हंसी आती है, मतलब रटा रटाया यहाँ का पब्लिक है, रटा रटाया सब्जेक्ट है। भाई साहब, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या बदलाव हुआ है? नहीं पता है तो जान लीजिए। वो जो रोना रोता है ना बेरोजगार, कभी कॉलेजिएट स्कूल और जीडी कॉलेज गए हैं एग्जाम के समय? वो क्या याद करके आया उस पे कभी वो गौरव नहीं करता है कि मैं तो पढ़ के आया हूं। वो इस सेटिंग में रहता है कि मेरा मोबाइल कैसे एग्जाम हॉल में चला जाए कि हम नकल कर लें। उसके 4 पेरेंट्स चिट पहुंचाने की व्यवस्था में जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कॉपी किस सेंटर पर गया है कि मैं जांच करवाऊं। सोच बदलिए। अब एम्बेसडर जब गाड़ी थी ना, आया था मारुति 1983 में, मुझे याद है, लोग हंसते थे, ये मारुति तो टीन के डिब्बा छे, छिपाए जी थे। आज एम्बेसडर गायब है, जीप गायब है, फिएट गायब है। आज राज कर रहा है मारुति जैसा, हुंडई जैसा ही। जमाना बदल गया। अब पता है इंटरव्यू में डिग्री बाद में देखता है, जानते हैं आपके अंदर में क्या स्किल है, चाहे फेस एक्सप्रेशन का हो, प्रोनाउंसिएशन का हो, या मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या और भी मानव संसाधन से संबंधित हो। उसके बाद डिग्री देखता है कि आपकी डिग्री क्या है। और लोग यहां चोरी करते हैं डिग्री का। संस्कार का नकल करो यार। गुजराती कैसे बात करता है, पंजाबी कैसे मेहनत करता है, मध्य प्रदेश का आदमी कैसे ईमानदार है, बंगाली कैसे रेट कंट्रोल करने के लिए क्रांति करता है, उससे सीखो। सिर्फ ये बोल दोगे कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लायक तो अपने आप को बनाओ, स्किल तो डेवलप करो। हमारे बिहार के युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि आप तो आए दिन यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे कि बहुत सारे शिक्षक की बहाली की गई है जिनको सैटरडे लिखने इंग्लिश में नहीं आता है। आप पूछिएगा कि स्वतंत्रता दिवस का इंग्लिश क्या होता है, तो 10 मिनट टाइम देने के बाद भी वो नहीं लिख पाते हैं। और वो कंपटीशन करेगा जर्मनी और जापान से। मोदी जी हमारे देश को जर्मनी और जापान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अमेरिका और इंग्लैंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया जा रहा है। बिहार के बेरोजगारों के लिए कॉलेज की डिग्री से ज्यादा है जरूरी मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की, कि कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि रोजगार से ही देश तरक्की करता है। चीन नौकरी करके, जापान नौकरी करके, इजराइल नौकरी करके नंबर 1 नहीं है। 1%, हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है ना, 1%, 1
1,35,00,000 से ज्यादा नौकरी सृजन कैसे हो सकता है? या तो खेती करना होगा या स्वरोजगार करना होगा। जितने भी गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, पंजाबी हैं, वो नौकरी करके नहीं, वो व्यापार करके अपना झंडा बुलंद किए हैं पूरे विश्व में, स्वरोजगार करके। चाइना के अधिकतर लोग सेलर हैं, हमारे देश के अधिकतर लोग बायर हैं। डिफरेंस यही है। अगर चाइना में कोई बैंक मैनेजर भी हैं तो शाम और सुबह में या उनकी पत्नी या उनके बच्चे या खुद वो मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा जो बेकरी है वो चल रहा है कि नहीं। वो बेकरी चला रहे हैं, वो खिलौने की दुकान चला रहे हैं, वो छोटा मोटा उद्योग चला रहे हैं। और लास्ट में एक चीज यही बोलेंगे मोदी जी के जन्म दिवस पे कि मोदी जी सौभाग्य से मिलते हैं, हमारे देश का ये सौभाग्य है, इनको बचा के रखिए। और मोदी जी का एक घटना सुना देते हैं, समझ जाइएगा उनका सोच क्या है। वर्ष 2014 में मैं अहमदाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ था। वहीं पे मोदी जी के भाई साहब का भी फाइल था चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब के पास, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक किस्सा सुनाया। किस्सा ये सुनाया कि जब मोदी जी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे तो एक बार लॉ गार्डन अहमदाबाद होके उनका काफिला जा रहा था। किसी चौराहे पे जाके गाड़ी रुक गई और आगे जो पायलट गाड़ी थी, स्कॉट करते हुए जो सिक्योरिटी की गाड़ी थी, उन्होंने वायरलेस पे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मोदी जी बैठे हुए थे, वहां संदेश प्रसारित किया कि रोड पे गायें बैठी हुई है, गाय का झुंड है, इसको हटाते हैं तब काफिला आगे बढ़ेगा। मोदी जी ने कहा बिल्कुल नहीं। स्थानीय भाषा बेगूसराय के भाषा में सुन लीजिए, गुजराती में क्या बोले थे वो वर्ड हमको याद नहीं है। स्थानीय भाषा में उसको यही कहा जाता है, खेत वाला कोई ने जोल्हा महतो। मतलब ये हमारे गौचर भूमि पे हम लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, बिल्डिंग बना लिया है, सड़क बना लिया है, एयरपोर्ट बना लिया है, हॉस्पिटल, स्कूल और आवासीय परिसर बना लिया है। ये जमीन वास्तविक में गौवंश का है, इसीलिए गौवंश को मत उठाओ। अपने सिक्योरिटी को के लोगों को उन्होंने वायरलेस पे संदेश प्रसारित करके कहा, हमारी काफिला को पीछे कर लो, हम दूसरे सड़क से चलेंगे। उसके बाद वो डेनमार्क से संपर्क करके इंडोस्कोपी का मशीन मंगाए और गायों का इलाज वैसे ही गुजरात में किया जाता है जैसे मनुष्य का किया जाता है, ताकि गुजरात की भूमि पे एक बूंद भी गौ माता का रक्त ना बहे। ये है मोदी जी। और आप तो जानते हैं गौ भक्त को कोई आज तक पराजित किया है? भगवान श्री कृष्ण जीवन भर बांसुरी बजाते रहे, परेशान तो उनके मामा कंस मामा भी किए, क्या बिगाड़ लिए? रामदेव बाबा हरिद्वार के चौक पे जड़ी बूटी बेचते थे लेकिन गौ सेवा नहीं छोड़े, उसका फल मिला, हिंदुस्तान लिवर को उठा के पटक दिए। योगी जी बिना गौ माता को भोजन कराए हुए अपना दिनचर्या गोरखनाथ मठ में नहीं शुरू करते थे। मुख्यमंत्री बन के दहाड़ रहे हैं ना, मोदी जी वैसे ही पूरे विश्व में दहाड़ेंगे। आप तो भारत का प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उनके साथ अदृश्य शक्ति का कृपा है। जो आलोचक है ना, वो भी जिस समय आप वोट डालने जाएंगे ना, दिल पे हाथ रख के बोलेंगे कि मेरा बच्चा आज अगर सुरक्षित बाहर में पढ़ाई कर रहा है, बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, आतंकवादी घटना का डर भय नहीं है, तो वो मोदी जी का देन है। हमारे साधु संत समाज और जितनी भी मातृशक्ति हैं वो मोदी जी के कीर्ति को याद कर रहे हैं। राम मंदिर हो या 370 हो, किस बात पे चर्चा कीजिएगा? और रही बेरोजगारी की बात, जो बेरोजगार है निश्चित उसके अंदर कोई परेशानी है। केरल में भी साक्षर लोग हैं, क्या केरल में स्वीपर नहीं है, कारपेंटर नहीं है? क्या वहां सब्जी बेचने के लिए बंगाल और बिहार के अनपढ़ गए हैं? बिल्कुल नहीं। वहां भी मेसन है जो ऑनर्स किए हुए हैं, वहां भी इलेक्ट्रीशियन है जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं। हमारे बिहार के लड़कों को मोटिवेशनल क्लास की जरूरत है, जिनको ये बताया जाए कि आप फील्ड का चयन करो, चाहे तो आप प्लम्बिंग का काम करो, इलेक्ट्रीशियन का काम करो, ड्राइविंग का काम करो, मोटर मैकेनिक का काम करो, एसी सर्विस का काम करो, गीजर रिपेयरिंग का काम करो। काम की कमी है यार, सब नौकरियां खोजोगे। और एगो चीज बता दें लास्ट में, बिहार, बंगाल और यूपी का हर बाप कहता है बेटा को कि नौकर बनो। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब का हर बाप कहता है मालिक बनो। आज तुम ठेला पे पकौड़ा बेचने का दुकान खोल करके तुम उसका मालिक है,
कल फैक्ट्री का मालिक बनेगा। जितने भी सफल उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में, बिल गेट्स का पढ़िए जीवनी, रतन टाटा जी के पूर्वज जमशेदजी टाटा जी की जीवनी पढ़िए, अंबानी अडानी की जीवनी पढ़िए, बजाज महिंद्रा की जीवनी पढ़िए, जाइल दे बेगूसराय में जो बड़का लोग छथिन उनकर जीवनी पढ़ो न, पहले वो की रहथिन कि वो कटोरा नहीं बेचलखिन। कहने का मतलब क्या, वो व्यापार जब शुरुआत किए थे तो आज के ही जैसे वो अरबपति थे, बिल्कुल नहीं, वो भी छोटे स्तर पे व्यापार शुरू किए थे। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके राज्य में, जिला में जितने भी सफल उद्यमी हैं, अरबपति हैं, वो भी शुरुआत वैसा ही किए थे, पकौड़ा बेचने वाला जैसा ही। मोदी जी इतनी अच्छी बात बोले, आप लोग कैच नहीं कर पाए। मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि मोदी जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। धन्यवाद।